हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल में। आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड पर। न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA और RNA। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। न्यूक्लिक एसिड, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे न्यूक्लिक एसिड की। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड कहां पर पाए जाते हैं और ये क्या काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब पर हम आज अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये क्या होते हैं और कहां पर पाए जाते हैं। तो ये एक सेल है, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, सभी सेल के अंदर बीच में एक न्यूक्लियस रहता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर ये यहां पर एक मटेरियल रहता है। ये धागे बना रखे हैं हमने। ये जो मटेरियल रहता है, इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट है एफ मिस्चर, फ्रेडरिक मिस्चर, इन वैज्ञानिक ने 1871 में सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले मटेरियल को, पदार्थ को न्यूक्लिन नाम दिया था। फ्रेडरिक मिस्चर ने सेल के न्यूक्लियस में जो मटेरियल, जो पदार्थ पाया जाता है, उसको क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। इसके बाद 1899 में एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था आल्टमन। आल्टमन नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया, इस न्यूक्लियन मटेरियल जो था, इसके नेचर की पहचान की और नेचर के बारे में बताया कि ये जो न्यूक्लिक पदार्थ रहता है, ये एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो एसिडिक नेचर होने के कारण आल्टमन नाम के वैज्ञानिक ने न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया। मतलब यह है, न्यूक्लिक एसिड की खोज की है फ्रेडरिक मिस्चर नाम के वैज्ञानिक ने न्यूक्लिन के रूप में, लेकिन आल्टमन ने इसकी प्रकृति को अम्लीय बताया, एसिडिक बताया, इसलिए ये हो गया न्यूक्लिन से न्यूक्लिक एसिड। ओके, न्यूक्लिक एसिड। अब आगे हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन न्यूक्लिक एसिड की। तो जो न्यूक्लिक एसिड है, ये कहां पर होंगे? होंगे तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर। किस प्रकृति के होंगे? अम्लीय प्रकृति के होंगे। ये न्यूक्लिक एसिड बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से बनते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं न्यूक्लिक एसिड, पॉलीमर। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से बनने वाले ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिक जो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, उनको कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड। और ये न्यूक्लिक एसिड मुख्य रूप से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, मतलब पेरेंट से उनके बच्चों में जो आनुवांशिक लक्षण रहते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर रहते हैं, उनको अगली पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। इनके कार्य के बारे में हम बाद में देखेंगे, अभी आगे और पढ़ेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। ये लिखा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस।
ये पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। कौन? न्यूक्लिक एसिड। तो ये डेफिनेशन आपको याद रहेगी, याद रखना है। अब थोड़ी चर्चा करेंगे न्यूक्लियोटाइड की। ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें 3 कंपोनेंट रहेंगे न्यूक्लियोटाइड के, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फास्फोरिक एसिड। अब ये जो नाइट्रोजन बेस रहते हैं इस पे हम डिस्कस करें तो नाइट्रोजन बेस ये 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स एंड सेकंड है पिरिमिडिन्स। प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स ये न्यूक्लिक एसिड के जो कंपोनेंट है मेन न्यूक्लियोटाइड, उस न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो नाइट्रोजन बेस रहते हैं ये 2 प्रकार के होंगे, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। अब जो प्यूरिन है इसमें आप पढ़ेंगे एडेनिन को और ग्वानिन को। पिरिमिडिन में आप पढ़ेंगे साइटोसिन को, थाइमिन को और यूरेसिल। प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, थोड़ा डिफरेंस इसमें और है। ये जो प्यूरिन रहते हैं ये डबल रिंग से बने होते हैं, पिरिमिडिन रहते हैं ये सिंगल रिंग वाले होते हैं। इसका मतलब ये है कि एडेनिन के अंदर और ग्वानिन के अंदर डबल रिंग होगी और साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल इनके अंदर सिंगल रिंग होगी। एक बात यहां पे और आपको ध्यान रखना है कि ये जो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये 3 रहते हैं नाइट्रोजन बेस, ये तीनों आपको डीएनए और आरएनए दोनों में मिलेंगे। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। इसके बाद आप देखेंगे ये जो थाइमिन है ये थाइमिन केवल आपको मिलेगा डीएनए में, और एक है यूरेसिल ये मिलेगा आपको केवल आरएनए में। मतलब ये हुआ कि जो डीएनए रहता है इसमें 4 नाइट्रोजन बेस होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। आरएनए रहता है उसमें थाइमिन को हम हटा देंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और लास्ट वाला होगा यूरेसिल। ठीक है। देन इसके बाद में शुगर। ये जो शुगर रहती है ये 2 प्रकार की होती है, एक होगी डीऑक्सी राइबोज और दूसरी होगी केवल राइबोज। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए के अंदर होगी और राइबोज शुगर होगी वो आरएनए के अंदर। न्यूक्लियोटाइड का तीसरा जो कंपोनेंट है, तीसरा जो घटक है वो है फास्फोरिक एसिड। और ये जो फास्फोरिक एसिड रहता है ये H3PO4 फास्फोरिक एसिड। तो नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड के बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अरेंज होंगे तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर, और वही पॉलीमर क्या होगा? वही पॉलीमर होगा न्यूक्लिक एसिड। मतलब डीएनए के अंदर भी ये रहेंगे और आरएनए के अंदर भी रहेंगे। ओके, कोई डाउट है? नहीं? गुड। इसके बाद अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड हैं इसके प्रकार, तो मुख्य रूप से न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं। एक है डीएनए जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। दूसरा है आरएनए जिसका फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब थोड़ा सा यहां पे हमको इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, डीएनए और
आरएनए के बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम। तो ये जैसे सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब कुछ न्यूक्लिक एसिड ऐसे रहते हैं जो यहां पर बने न्यूक्लियस के अंदर और यहीं पे रहेंगे। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर बनता है और न्यूक्लियस में ही रहता है, उसको कहा जाता है डीएनए। मतलब डीएनए कहां पर बनेगा? न्यूक्लियस में। कहां पे रहेगा? न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा। कुछ न्यूक्लिक एसिड जो रहता है वो ऐसे होते हैं जो बनते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनकी कुछ क्वांटिटी यहीं पे रहती है और कुछ क्वांटिटी उनकी आ जाती है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो जो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के अंदर बने और साइटोप्लाज्म में आ जाए, कोशिका द्रव्य में आ जाए, न्यूक्लियस से बाहर आ जाए, सेल से बाहर नहीं, न्यूक्लियस से बाहर, कहां पर? साइटोप्लाज्म में, वो होता है आरएनए। अभी यहां पर जो हम देख रहे हैं उसमें जो हमको याद रखने की बात है वो ये है कि जो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के अंदर बने और वहीं पे रहे वो डीएनए। जो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस में रहने के बनने के साथ साथ न्यूक्लियस में कुछ मात्रा में रहता है और अधिकांश उसका भाग कहा जाता है साइटोप्लाज्म में, उसको कहा जाता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए और आरएनए दोनों के फुल फॉर्म आपको याद हो रहे हैं। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए न्यूक्लियस में रहता है, आरएनए न्यूक्लियस में भी रहता है पर अधिकांश भाग उसका कहां जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो थोड़ा तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके बाद अगला जो है वो है डीएनए की स्ट्रक्चर। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं डीएनए की स्ट्रक्चर। डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना में क्या क्या रहता है? जो डीएनए है इसकी जो संरचना है, इसमें सबसे पहले दो साइंटिस्ट के, दो वैज्ञानिकों के हमको नाम याद रखना पड़ेगा। एक तो साइंटिस्ट थे जेडी वाटसन और दूसरे साइंटिस्ट थे एफएचसी क्रिक। आपको इतना ध्यान रखना है, एक क्रिक और एक वाटसन। इन दो वैज्ञानिकों ने डीएनए की संरचना को एक्सप्लेन किया था और इन्होंने 1953 में डीएनए की स्ट्रक्चर को बताया और लगभग 9 वर्ष बाद 1962 में इन दोनों वैज्ञानिकों को डीएनए की संरचना बताने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। जेडी वाटसन और क्रिक, इन दोनों साइंटिस्ट ने डीएनए के बारे में बताया कि जो डीएनए है ये न्यूक्लियोटाइड से बनने वाली ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियोटाइड के 2 स्ट्रैंड रहते हैं और 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से ऐसे उलझे रहते हैं, गूथे हुए रहते हैं। ये इस तरह से, जिसको हम आगे यहां पर पढ़ने वाले हैं, ये डीएनए की स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियोटाइड के 2 स्ट्रैंड हैं। 2 स्ट्रैंड होने के कारण वाटसन और क्रिक, इन दोनों साइंटिस्ट ने बताया कि डीएनए का जो मॉडल इनने प्रस्तुत किया, जो दिया, उसको नाम दे दिया इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। तो डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसको बताने का काम किया था वाटसन और क्रिक ने। 1953 में इन्होंने उसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया
और 1962 में इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। इनका कहना यह था कि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड की दो चेन रहती है, दो स्ट्रैंड रहते हैं, इसलिए इनके द्वारा दी गई स्ट्रक्चर को डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है। अब ये कैसा रहता है, इसमें क्या क्या रहता है, तो डीएनए की स्ट्रक्चर को डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ने के लिए हम कुछ इसके अंदर एक तो बता देंगे कि इसके अंदर ये दो स्ट्रैंड हैं न्यूक्लियोटाइड की, इन दोनों को स्ट्रैंड को हम एक अलग डायग्राम में शो करना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे, और मैं जो डायग्राम बना रहा हूं अभी वो डायग्राम इतना इतना रहेगा, ये बीच का। तो डीएनए के अंदर जो दोनों न्यूक्लियोटाइड है, उन दोनों न्यूक्लियोटाइड से जो एक कॉइल बनती है, कुंडलियां बनती है अलग अलग, एक कुंडली ये है, एक ये है, एक ये है, तो एक कुंडली की स्ट्रक्चर में बताने जा रहा हूं। अब इसमें ये जो देखेंगे आप, तो जो डीएनए है इसमें क्या क्या रहता है, डायग्राम कैसे बनता है, वो थोड़ा सा देखने का प्रयास करना आप लोग, डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो ये जो कुंडली है इसी को हम आगे बताएंगे। डीएनए के अंदर है क्या, वास्तव में है इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड। देखिए एक बनेगा ये न्यूक्लियोटाइड, ये जो बनाया हमने लिखा यहां पर, ये न्यूक्लियोटाइड, ये एडेनिन, इससे जोड़ेंगे हम एक शुगर को, डीएनए है तो शुगर कौन सी होगी, डीऑक्सीराइबोज, और इससे जोड़ देंगे हम फास्फोरिक एसिड को। ये एक सिंगल मॉलिक्यूल बना है न्यूक्लियोटाइड का। इसके साथ अभी इधर वाला स्ट्रैंड बना रहे हैं हम, इसके नीचे जोड़ देंगे हम अगला नाइट्रोजन बेस, इसका नाम है गुआनिन। गुआनिन से जोड़ देंगे हम ये शुगर को, शुगर से जोड़ देंगे फास्फोरिक एसिड को। दो मॉलिक्यूल बने, अभी दो मॉलिक्यूल बने हैं अलग अलग, ये दोनों जुड़े हुए नहीं है। तीसरा बना देंगे हम ये अगला, ये साइटोसिन, इससे जोड़ देंगे शुगर को, इससे जोड़ देंगे फास्फोरिक एसिड को। तीन बना दिए हमने न्यूक्लियोटाइड। इसके बाद में अगला आता है ये थाइमिन, इससे जोड़ेंगे शुगर को, इससे जोड़ देंगे फास्फोरिक एसिड। 4 मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड, 4 बना दिए हमने। पांचवा फिर वो रिपीट होगा, ये एडेनिन, ये शुगर, ये फास्फोरिक एसिड। अब 5 बना दिए हमने न्यूक्लियोटाइड के अलग अलग मॉलिक्यूल, इनको जोड़ना है, इनको जोड़ेंगे तब जाके चेन बनेगी। तो इनको जोड़ने के लिए हम यहां पे इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया। अब ये पांचों मॉलिक्यूल जुड़ गए हैं, तो ये बन गया है इधर वाला रिंग, ये इधर वाला, इधर वाला बन गया, उधर वाले बन गई चेन हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की। ठीक है, अब ऐसी ही चेन एक इस साइड में भी है ये, तो इसके सामने बनाना पड़ेगा हमको। अब सामने कैसे बनाएंगे वो भी देखिए। इसके सामने ये आयोडीन के सामने बना देंगे एक बेस, ये थाइमिन, और थाइमिन जोड़ेंगे शुगर को। शुगर का जो नुकीला सिरा है उसको हमने नीचे रख दिया है, उसके पीछे रीजन है, हम आगे पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। ये जोड़ दिया हमने इससे फास्फोरिक एसिड को। अभी ये मॉलिक्यूल अलग है। ग्वानिन के सामने एक बेस और जोड़ देंगे हम, ये साइटोसिन होगा, इससे जोड़ देंगे शुगर को, इससे जोड़ देंगे फास्फोरिक एसिड को। साइटोसिन के सामने जोड़ देंगे हम ग्वानिन को, फिर जोड़ दिया उससे
ये पेंटोज शुगर, ये फास्फोरिक एसिड। थाइमिन के सामने खड़ा कर दिया है हमने एडेनिन को, उससे जोड़ दिया है शुगर को, उससे जोड़ दिया है फास्फोरिक एसिड को। जो एडेनिन है इसके सामने फिर आ जाएगा थाइमिन, इसके साथ जोड़ देंगे शुगर को, शुगर से जोड़ देंगे फास्फोरिक एसिड। ये पांचों मॉलिक्यूल अभी अलग अलग है। जैसा हमने इनको जोड़ा था वैसे ही हम इनको भी जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया, शुगर से फास्फोरिक एसिड जोड़ दिया है, यहां जोड़ दिया, ये यहां जोड़ दिया। अभी भी ये दोनों स्टैंड अलग अलग है। इन दोनों स्टैंड को हमको जोड़ना है, तो ये दोनों के बीच में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं बीच बीच में। जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, इन हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने के लिए एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो बॉन्ड बनाएंगे। मतलब एडेनिन और थाइमिन जुड़ते हैं डबल बॉन्ड से। ग्वानिन को जोड़ना है साइटोसिन से, तो यहां पर आपको बनाना है ट्रिपल बॉन्ड। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, थाइमिन और एडेनिन के बीच में डबल बॉन्ड, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये इतनी इतनी एक कॉइल है, ये बीच वाली, ये एक कुंडली है। अब इस एक कॉइल को, ये जो एक कॉइल है, इसी को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एक एक करके हमको देखना है। ये डीएनए की स्ट्रक्चर किसने बताई थी? तो ये वाटसन और क्रिक। कब बताई थी? 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल को इन्होंने एक्सप्लेन किया था। दो कुंडलियां हैं, दो स्ट्रैंड हैं न्यूक्लियोटाइड के डीएनए के अंदर। फिर आप देखेंगे ये बनाया हमने उसका पूरा स्ट्रक्चर, ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है। इसको एक्सप्लेन कैसे करना है? तो पहली बात तो यह है कि इसमें हम ये बताएंगे कि इसमें न्यूक्लियोटाइड के दो स्ट्रैंड हैं, इसलिए ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल होगा। इसको डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है, क्योंकि दो स्ट्रैंड रहते हैं। एक बात तो हम इसमें ये लिख देंगे। दूसरी बात ये लिखेंगे कि जो डीएनए है, इस डीएनए के अंदर शुगर कौन सी रहती है? तो ये जो शुगर है पेंटोज, ये पेंटोज शुगर, ये कौन सी होगी? तो हम पहले पढ़ा था हमने, आज भी हमने पढ़ा है, इसमें शुगर कौन सी होगी? डीऑक्सीराइबोज शुगर हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हैं? तो ये दिख ही रहे हैं आपको, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। कहीं भी इस डायग्राम के अंदर आपको यू लिखा हुआ नहीं मिल रहा है। तो इसमें 4 नाइट्रोजन बेस हैं, और कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर ये लिखा मैंने NB नाइट्रोजन बेस। कौन कौन से होंगे? तो इसमें नाइट्रोजन बेस होंगे, एक तो एडेनिन, एक ग्वानिन, एक साइटोसिन और एक थाइमिन। ये नाइट्रोजन बेस हो जाएंगे। अगला जो पॉइंट हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इसमें बता देंगे आप लोग कि जो एडेनिन है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? थाइमिन के साथ। थाइमिन किसके साथ जुड़ा हुआ है? एडेनिन के साथ में। और इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड हैं? 2 डबल बॉन्ड। तो फिर बता देंगे हम एडेनिन थाइमिन से, या फिर जो थाइमिन रहता है वो जुड़ेगा एडेनिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। आगे देखिए, साइटोसिन जुड़ा हुआ है ये ग्वानिन से, या फिर ग्वानिन जुड़ा हुआ है साइटोसिन से, और इनके बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 3 लाइन खींची हुई है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहां बताना आपको ये है कि साइटोसिन जुड़ेगा ग्वानिन से,
या ग्वालिन जुड़ेगा साइटोसिन से, उसमें होंगे ट्रिपल बॉन्ड, 3 बंध होंगे उसमें। आगे देखिए, ये नाइट्रोजन बेस और ये शुगर, और शुगर जोड़ रखा हमने फास्फोरिक एसिड को। तो ये यहां पे जो नए बंध बन रहे हैं, ये वाले, ये वाला बंध और ये वाला बंध, ये बॉन्ड कौन सा रहते हैं? इनको कहते हैं फास्फेट डाई एस्टर बॉन्ड। तो 2 नाइट्रोजन बेस है, ये जुड़े हुए हैं, ये बीच में है हाइड्रोजन बॉन्ड, नीले रंग से जो बने हुए हैं, और ये जो बनाया हमने शुगर से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन बेस, शुगर से एक तरफ जुड़ा हुआ है फास्फोरिक एसिड। तो ये यहां पे कौन से बॉन्ड होंगे? फास्फेट डाई एस्टर बॉन्ड, मतलब डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड भी होंगे और फास्फेट डाई एस्टर बॉन्ड भी होंगे। ये हमको उसमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो चेन है न्यूक्लियोटाइड की, उस चेन के अंदर 2 सिरे रहते हैं। हमको फिलहाल इतना ध्यान रखना है, एक मान लो हमने बता दिया ये वाला इसका 5th एंड है, तो ये वाला होगा इसका 3rd एंड, 5वां सिरा और 3रा सिरा। हमने जो डायग्राम बनाया है उसमें ये देखिए कि एक जो शुगर है, इसमें जो नुकीला सिरा है ये ऊपर कर दिया है, और इस स्टैंड के अंदर शुगर के नुकीले सिरे को रख दिया है हमने नीचे की ओर। तो ये नीचे की ओर रखा है। अब ये जो दोनों न्यूक्लियोटाइड की चेन है, ये ऐसे नहीं जुड़ती, ये जुड़ेगी ऐसे। तो एक में अगर 5th एंड ऊपर है, तो दूसरे स्टैंड में 3rd एंड ऊपर होगा और 5th एंड नीचे होगा। ये बनाते समय आप ध्यान रखें, जो दोनों चेन हैं डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड की, वो दोनों ऐसे नहीं जुड़ेगी। एक चेन का अगर 5th एंड ऊपर है, तो दूसरी चेन का 3rd एंड ऊपर होगा। ये अपोजिट जुड़ेगी। इस चेन का 5वां सिरा ऊपर है, इस चेन का 3रा सिरा ऊपर होगा, ऐसे ये जुड़ेंगे। तो आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि डीएनए के अंदर एक 3rd एक चेन रहती है, इसका 5th एंड दूसरी चेन के 3rd एंड से जुड़ा होता है। ठीक है, इसके अलावा और देखेंगे आप लोग, तो डीएनए के अंदर ये जो पूरी कॉइल है, ये पूरी कुंडली है, ये यहां से यहां तक की, इतनी सी कुंडली को हमने बड़ा करके दिखाया है यहां पे इसमें। तो इस जो कॉइल है पूरी, इस कॉइल की जो लेंथ है, जो लंबाई है, ये रहती है 34 एंगस्ट्रॉम। ये अलग से याद रखना पड़ेगा। एक जो कॉइल है डीएनए की, उसकी लंबाई लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई हो जाएगी ये यहां से यहां तक की। तो ये चौड़ाई रहती है, ये यहां से यहां तक की चौड़ाई ये होती है लगभग 20 एंगस्ट्रॉम। मतलब एक कुंडली, एक कॉइल जो डीएनए की है, उसकी चौड़ाई होगी 20 एंगस्ट्रॉम और उसकी ऊंचाई होगी, उसकी लंबाई होगी 34 एंगस्ट्रॉम। और इन बेस के बीच का जो गैप रहता है, वो गैप होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये 3 यूनिट आपको याद रखना पड़ेगी। एक कुंडली की पूरी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम, कुंडली की चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम, और नाइट्रोजन बेस के बीच का जो गैप, डिस्टेंस है दोनों के बीच की, वो होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक बात जल्दी से फिर रिपीट करते हैं इसको, डीएनए की स्ट्रक्चर को। डीएनए की जो स्ट्रक्चर है, इसको एक्सप्लेन करने का काम किया था वाटसन एंड क्रिक। इनका कहना यह था कि डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड रहते हैं न्यूक्लियोटाइड के, इसलिए इसको बोलते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए के अंदर जो शुगर रहती है, वो होती है डीऑक्सीराइबोज,
डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेस हैं वो हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। डीएनए के अंदर एडेनिन हमेशा थाइमिन से या फिर थाइमिन हमेशा एडेनिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। साइटोसिन होगा वो ग्वानिन से, ग्वानिन होगा वो साइटोसिन से, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा रहेगा। नाइट्रोजन बेस से शुगर, शुगर से फास्फोरिक एसिड, फास्फेट डाई एस्टर बॉन्ड जुड़ेंगे। एक चेन का 5th एंड दूसरी चेन के 3rd एंड से जुड़ता है, ऐसे उल्टे क्रम में। एक जो कॉइल रहती है उसके अंदर लंबाई रहती है उसकी 34 एंगस्ट्रॉम, चौड़ाई रहती है 20 एंगस्ट्रॉम। नाइट्रोजन बेस के बीच का जो गैप रहता है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। इस पूरी एक कॉइल में टोटल नाइट्रोजन बेस कितने हैं? तो टोटल नाइट्रोजन 5 तो इधर दिख रहे हैं, 5 इधर दिख रहे हैं। तो जो टोटल बेस रहते हैं, नाइट्रोजन बेस रहते हैं टोटल, उनकी संख्या कुल कितनी होगी? उनकी संख्या होगी 10 नाइट्रोजन बेस। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कितने बेस पेयर रहते हैं? तो बेस पेयर एक ये, एक ये, एक ये और ये, मतलब बेस पेयर कितने हैं? 5। टोटल बेस कितने हैं? 10। तो डीएनए की स्ट्रक्चर में टोटल 10 नाइट्रोजन बेस रहते हैं और उन 10 बेस से नाइट्रोजन बेस के 5 पेयर बन जाते हैं। ये डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में ये पूछते हैं। आगे देखिए, अब डीएनए के साथ में एक रहता है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा था कि जो राइबो न्यूक्लिक एसिड रहता है ये न्यूक्लियस में बनता है और न्यूक्लियस से फिर निकल कर आ जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और आगे देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर अगर देखेंगे आप तो जो ये रहता है आरएनए, ये डीएनए से थोड़ा सा अलग होता है। आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड का एक ही स्टैंड रहता है और इस एक स्टैंड पर एक एंड रहता है, एक एंड रहता है 5th, दूसरा रहता है 3rd। तो डीएनए की तुलना में आरएनए में न्यूक्लियोटाइड का एक स्टैंड होता है और एक स्टैंड होता है। उसके साथ हम अगर इसकी स्ट्रक्चर को देखना चाहेंगे तो ये इस प्रकार का हो जाएगा। उसमें क्या क्या रहता है? बेस एडेनिन, इसके साथ शुगर, इसके साथ फास्फोरिक एसिड। आरएनए में शुगर कौन सी होगी? राइबोज, ठीक है। इसके बाद एक जोड़ देंगे हम इसके अंदर, ये साइटोसिन, साइटोसिन के साथ में जोड़ देंगे ये शुगर पेंटोज, ये फास्फोरिक एसिड, ये आ जाएगा ग्वानिन और ये आ जाएगा यहां पर यूरेसिल। इसमें गलती से भी थाइमिन नहीं आए, नहीं तो कहोगे साहब थोड़ी सी गलती हुई, नंबर पूरे काट दिए। तो आरएनए पे जब आप बात करें, आरएनए के बारे में जब पढ़ें तो आरएनए में बेस कौन से होंगे? एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल। ये अलग अलग है, इनको जोड़ देंगे आपस में, ये जुड़ जाएगा इस प्रकार से, तो ये बन जाएगी एक सिंगल स्ट्रैंड। आरएनए बिल्कुल सरल है, घबराओ मत। जितना आपने डीएनए में पढ़ा, बहुत ज्यादा लंबी बड़ी कहानी सुनी हमने, कथा पढ़ी डीएनए की, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। डीएनए में एक स्टैंड है, पर स्टैंड वही है न्यूक्लियोटाइड का। इसमें शुगर है तो शुगर होगी, इसके अंदर जो शुगर होगी वो होगी राइबोज,
शुगर कौन सी होगी? शुगर राइबोज। नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होंगे? एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल थाइमिन नहीं होगा। आरएनए कहां रहता है? आरएनए रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, सरल संरचना है आरएनए की। अब ये जो आरएनए है इसके प्रकार, आरएनए के प्रकार, जो आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये कुछ सेल के अंदर आनुवांशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। कुछ सेल ऐसी होती है जिनके अंदर डीएनए नहीं पाया जाता। जैसे वो कभी सुना हो आपका नाम, एक वायरस रहता है टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे रहते हैं जिनमें डीएनए नहीं पाया जाता, केवल आरएनए होता है। तो जो आरएनए रहता है वो जिन कोशिकाओं में, जिन सेल्स के अंदर डीएनए नहीं होता, उनमें आनुवांशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। तो उस आरएनए को कहा जाता है जेनेटिक आरएनए। और कुछ कोशिका के अंदर यह काम करता है डीएनए। तो फिर उसमें जो आरएनए होगा वो कौन सा होगा? नॉन जेनेटिक। आपको तो इतना ध्यान रखना है कि जो आरएनए आनुवांशिक पदार्थ को एक कोशिका से या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है उसको जेनेटिक आरएनए कहा जाता है। ऐसा किसमें होता है? ऐसा उन कोशिकाओं के अंदर होगा जिन कोशिकाओं में डीएनए नहीं होगा। और कुछ कोशिकाएं ऐसी रहती है जिनमें आनुवांशिक पदार्थ को अगली पीढ़ी में ले जाने का काम करता है डीएनए। तो उन कोशिका में जो आरएनए होगा वो कैसा होगा? नॉन जेनेटिक। नॉन जेनेटिक और जेनेटिक, जो आनुवांशिक पदार्थ को अगली पीढ़ी में ले जाता है वो जेनेटिक आरएनए, जो अगली पीढ़ी में आनुवांशिक पदार्थ को नहीं ले जाता वो नॉन जेनेटिक। इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ भी नहीं करेगा, ये फिर वहां क्या करेगा? इसका काम रहता है प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब ये क्या काम करेगा? ये प्रोटीन संश्लेषण करने का काम करेगा आरएनए। और यहां पर ये आनुवांशिक पदार्थ को ले जाएगा, साथ में ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करेगा। मतलब इसको दोनों काम करना पड़ेंगे। इसके अलावा जो आरएनए के जो आरएनए है इसके जो मुख्य प्रकार है वो ये 3 है: एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। वो जो पहले प्रकार देखा आप लोगों ने जेनेटिक और नॉन जेनेटिक, ये तो आपको देखना ही है, ये तो आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा जो मुख्य प्रकार आपको मिलेंगे वो होंगे एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। थोड़ा डिस्कशन के बारे में करेंगे कि ये जो सेल रहती है, इस सेल के अंदर ये देखिए एक सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर एक रहता है न्यूक्लियोलस। कोशिका के अंदर केंद्रक, और केंद्रक के अंदर एक रहता है केंद्रिका। सेल, ये नीले रंग वाला न्यूक्लियस, और ये व्हाइट कलर से बना हुआ है ये न्यूक्लियोलस। मैंने पहले बताया था आपको कि कुछ मात्रा में आरएनए न्यूक्लियस में भी रहता है, पर वो न्यूक्लियस में कहां रहेगा? न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में, केंद्रक के केंद्रिका में। तो यहां पे जो आरएनए रहता है वो आरएनए रहता है एमआरएनए। इसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए कहां होगा?
mRNA होगा सेल के न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में। ये आरएनए पूरी जो सेल रहती है उस सेल का बहुत कम क्वांटिटी में पाया जाता है। ये लगभग 3 से लेकर 5% भाग बनाता है। mRNA कहां पे है? ये है न्यूक्लियोलस के अंदर। कितना रहता है? पूरी सेल के आरएनए का 3 से 5%। और नाम से लग रहा है ये क्या काम करेगा? ये मैसेज देने का काम करेगा, सूचना देने का काम करेगा। जब सेल के अंदर होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण, तब ये mRNA न्यूक्लियस के अंदर के मैसेज को साइटोप्लाज्म में लेकर आएगा। दूसरा जो आरएनए है वो है टीआरएनए। जो टीआरएनए रहता है, ये रहता है टीआरएनए रहता है सेल के साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य के अंदर रहता है। और कोशिका द्रव्य के अंदर होगा तो ये सेल का लगभग 10 से 15% भाग बनाता है। पूरी सेल के अंदर 10 से 15% तक टीआरएनए होता है। और वो कहां होगा? ये होगा यहां पे साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर। और ये जब सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है उस समय जो अमीनो एसिड रहते हैं, या सेल के साइटोप्लाज्म में रहते हैं एमिनो एसिड, जैसे एक ये है, एक एमिनो एसिड ये है, बहुत सारे रहते हैं एमिनो एसिड। तो ये टीआरएनए इन एमिनो एसिड को ट्रांसफर करेगा। कहां तक ले जाएगा? राइबोसोम तक। कब? जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तब। तीसरा जो आरएनए है वो है राइबोसोमल आरएनए। तो जो सेल रहती है, इस सेल के अंदर एक ऑर्गन रहता है राइबोसोम, ये मटकी जैसा, कलश जैसा राइबोसोम। ये राइबोसोम के अंदर ये आरएनए रहता है, राइबोसोमल आरएनए। धागा बना रहा हूं मैं, ये क्या है? ये है आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। कहां पर? राइबोसोम के अंदर। और ये आरएनए सबसे ज्यादा रहता है, लगभग 80%। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के अंदर रहता है और लगभग पूरे आरएनए का 80%, 80% भाग बनाने का काम करता है। और यही प्रोटीन सिंथेसिस जब होता है, प्रोटीन संश्लेषण जब होता है, उस समय ये आरएनए अमीनो अम्ल को जोड़ने का काम करता है। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए 3 प्रकार के हुए। तीनों को मिलकर क्या करना है? तीनों को मिलकर सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण करने का काम करना है, तीनों को मिलकर। तो तीनों एक साथ अलग अलग काम करेंगे। जब प्रोटीन संश्लेषण होगा उस समय एमआरएनए मैसेज देगा न्यूक्लियस से राइबोसोम पर। जो टीआरएनए है ये साइटोप्लाज्म से एमिनो एसिड को ट्रांसफर करेगा राइबोसोम पर, और राइबोसोमल आरएनए फिर उनको जोड़ देगा, अमीनो अम्ल को जोड़ देगा। तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन। आप अगर चाहें तो इन तीनों प्रकार के जो आरएनए है, इन तीनों में डिफरेंस भी कर सकते हैं। डिफरेंस कैसे करेंगे? तो एक तो बताएंगे सेल के अंदर कहां रहता है, तो एक न्यूक्लियोलस के अंदर है, एक साइटोप्लाज्म के अंदर है, एक राइबोसोम के अंदर है। दूसरा, एक 3 से 5% है,
एक 10 से 15% है, एक लगभग 80% है। एक क्या काम कर रहा है? एक का काम है मैसेज देना, एक का काम है अमीनो अम्ल का ट्रांसफर करना, एक का काम है अमीनो अम्ल को जोड़ना। यह अब अंतर हो जाएगा, कंपेरिजन डिफरेंस। ये जो टीआरएनए है ये साइटोप्लाज्म के अंदर घुल जाता है, घुला हुआ रहता है, इसलिए इसका एक नाम टीआरएनए का एक नाम है एसआरएनए। इसको बोलते हैं सोलुबल आरएनए, घुलनशील आरएनए, जो कहां पे है? साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है। सबसे कम कौन सा आरएनए रहता है? एमआरएनए। सबसे अधिक कौन सा आरएनए रहता है सेल के अंदर? आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। अब हमने डीएनए को भी पढ़ा है, आरएनए को भी पढ़ा है, तो अब बारी आएगी डीएनए और आरएनए में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। पूरा पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, इसलिए आपको अंतर करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अंतर कैसे करेंगे उसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास कुछ हेडिंग है, कुछ पॉइंट है। अगर ये हमको ये पॉइंट याद रहेंगे तो हम अंतर आसानी से कर पाएंगे। पहला पॉइंट क्या है? तो पहला जो पॉइंट है वो है फुल फॉर्म। डीएनए आरएनए के पूरे नाम नहीं मालूम है क्या आपको? आपको तो मालूम है। तो डीएनए में क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे आप लोग डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए में क्या लिखेंगे? राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट बताता है स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कितने स्ट्रैंड रहते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था कि जो डीएनए रहता है इसके अंदर ऐसे 2 स्ट्रैंड रहते हैं न्यूक्लियोटाइड के, और आरएनए के अंदर तो एक ही स्ट्रैंड रहता है, सिंगल। तो आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड एंड डीआरएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। शुगर की बात करें तो जो शुगर है वो डीएनए के अंदर कौन सी होगी? तो डीएनए के अंदर शुगर कौन सी होगी? डी ऑक्सी राइबोज। आरएनए के अंदर कौन सी होगी? आरएनए के अंदर शुगर होगी राइबोज। ये अंतर हो गया, डिफरेंस हो गया। देन नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होंगे? तो ये जो आप देख रहे हैं डीएनए के अंदर कौन से बेस लिखे थे हमने? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। आरएनए में कौन से बेस होंगे? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। पोजीशन इन सेल, मतलब जो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए आरएनए है, ये सेल के अंदर कहां रहते हैं? तो हमको तो ये मालूम है अच्छे से कि जो डीएनए रहता है वो कहां होगा? न्यूक्लियस के अंदर, मैक्सिमम न्यूक्लियस के अंदर रहता है डीएनए। और आरएनए कहां होगा? ये होगा साइटोप्लाज्म। ठीक है। देन लास्ट में है फंक्शंस। डीएनए क्या करता है और आरएनए क्या करता है? जो डीएनए है ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए जो रहता है ये जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ को पेरेंट्स से कहां ले जाता है? बच्चों के अंदर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है डीएनए।
वो जो आरएनए है ये सामान्य रूप से क्या काम करेगा, तो इसके काम को हमने पढ़ा है, ये काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल को अगली पीढ़ी में ले जाता है और आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है। जिन सेल के अंदर डीएनए नहीं होता उनमें मजबूरी में इस आरएनए को बेचारे को जेनेटिक मटेरियल को ले जाना पड़ता है अगली पीढ़ी में, जिसको हमने पढ़ा था जेनेटिक आरएनए। मतलब ये आरएनए दोनों काम कर सकता है, डीएनए केवल जेनेटिक मटेरियल को अगली पीढ़ी में ले जाएगा। लास्ट में हम पढ़ेंगे जो न्यूक्लिक एसिड है दोनों डीएनए आरएनए दोनों क्या है न्यूक्लिक एसिड, तो इनके कार्य हम पढ़ेंगे। अब कार्य पढ़ेंगे तो इनके कार्य में हमको तो मालूम है, एक तो आनुवांशिक पदार्थ को अगली पीढ़ी में ले जाने का काम करता है और एक क्या काम करता है, एक काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण। ये दो काम इसके मुख्य हो गए, पर इनके अलावा भी ये कुछ काम करते हैं। जो काम है इनके फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, क्या काम करते हैं, तो देखिए ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब ये आनुवांशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करेंगे। और ऐसा काम कौन करेगा, ऐसा काम करता है डीएनए, हमको तो मालूम है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड आल्सो कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब जो न्यूक्लिक एसिड है ये प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होती है सेल के अंदर उसको कंट्रोल करेंगे। तो ऐसा काम कौन करता है, आरएनए। ये दो तो इनके मेन फंक्शन हो गए। इसके बाद थर्ड है इसमें डीएनए कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। मतलब जो डीएनए रहता है वो सेल के अंदर एंजाइम बनने की प्रोसेस को भी कंट्रोल करता है। कौन, डीएनए। जो डीएनए रहता है वही क्रोमोसोम बनाता है। लिखा है फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का निर्माण भी कौन करेगा, डीएनए। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन। एक होता है उत्परिवर्तन जिसको बोल रहे हैं हम म्यूटेशन। इसमें क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब डीएनए जेनेटिक मटेरियल को ले जाता है तो उस बच्चे के अंदर अचानक कोई चेंज आ जाता है, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। तो ये भी काम कौन करेगा, डीएनए। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन, विभिन्नताएं। तो विभिन्नता के लिए भी डीएनए जवाबदार होता है। वैसे तो जो न्यूक्लिक एसिड रहता है ये सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उन सब को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है। कोई डाउट है क्या, नहीं? आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इसको, छोटी छोटी चीजें हैं। क्वेश्चन कई प्रकार के पूछते हैं, न्यूक्लिक एसिड के क्या कार्य है, तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर क्वेश्चन पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ये आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। इसके अलावा टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए कितने प्रकार का होता है, तो ये मेन तो यही टाइप्स हैं इसके, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। आप तीनों में डिफरेंस बता सकते हैं। एक आरएनए का प्रकार और देखा था हमने, जेनेटिक और नॉन जेनेटिक। इसके पहले हमने पढ़ा था आरएनए की स्ट्रक्चर, ध्यान ये रखना है सिंगल स्टैंडर्ड होता है, थायमिन रहता नहीं है, उसकी जगह पर यूरेसिल रहता है। राइबोस शुगर नहीं, इसके राइबोस शुगर पाई जाती है, इसके अंदर डीऑक्सीराइबोस नहीं पाई जाती, तो राइबोस शुगर से बना होता है। थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है,
और सिंगल स्टैंडर्ड होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। ये आपने पढ़ा है। ये डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल है, ये आपने पढ़ा है। किसने बताया था? ये वाटसन साइंटिस्ट का नाम है, क्रिक साइंटिस्ट का नाम है। 1953 आपको याद रखना है, 1962 याद रखना है आपको। इस सन में इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला था। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? डीएनए, आरएनए, हमने पूरे टाइम इन्हीं को पढ़ा है। डीएनए हो, आरएनए हो, दोनों बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। और जो न्यूक्लियोटाइड रहते हैं वो किसके बने होते हैं? नाइट्रोजन बेस के, शुगर के एंड फास्फोरिक एसिड। इसके पहले हमने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन, इसकी परिभाषा हमने पढ़ा था कि ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं और बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। इनकी खोज करने वाले साइंटिस्ट, न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी फ्रेडरिक मिस्टर साइंटिस्ट ने 1871 में, और नाम क्या दिया था? न्यूक्लिन। और आल्टमन ने क्या बताया था? न्यूक्लिक एसिड एसिडिक नेचर के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो फिर आल्टमन ने न्यूक्लिन से क्या कर दिया? न्यूक्लिक एसिड। ओके, कोई डाउट नहीं है? डाउट अगर हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग लिखेंगे, हम आपके डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।